चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। व्हेन यू विल अटेम्प्ट दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, आपको लगेगा वाह मैंने ये वाले क्वेश्चन किए हैं, दैट्स ग्रेट। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए, वो करिए इसको अटेम्प्ट। चलिए नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग, आई वेलकम यू ऑल और सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। ठीक है, नमस्ते सर। चलिए बताइए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मेरे को लग रहा है आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है सही से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ये पूछा है इसमें, निजता का अधिकार, इसमें क्वेश्चन पूछा है। चलिए हिंदी में पहले देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है ना। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, कि आपके घर वाले आपसे फोन का पासवर्ड नहीं पूछेंगे, है ना। आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी निजता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर आएगा? मेरे को लग रहा है कि ये सभी लोग बता सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल राइट का ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। और ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 19, 21 और 29। चलिए देखते हैं। 15 में तो समानता की बात की गई, राइट टू इक्वलिटी है यहाँ पर। 19 में फ्रीडम की बात की गई है। 21 में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो लाइफ एंड जहां पर्सनल लिबर्टी की बात आ रही है, वहीं पर आपकी जो है निजता की बात आती है, प्राइवेसी की बात आती है। और ये चीज रिलेटेड है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 29 से। तो क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेटी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट मींस आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21, निजता का अधिकार किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 21 नहीं, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में क्या बताया गया? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बताया गया है क्या? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यहां पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। ओके चलिए, दैट्स ग्रेट। चलिए सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इंग्लिश में, पहले हिंदी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर इंग्लिश वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी मत करिएगा, डोंट बी इन हरी। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको कभी भी जो है सरकार छीन नहीं सकती है। इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी का भी केस है, अगर आपातकाल की भी परिस्थिति है, तब भी आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड नहीं किया सकते। बहुत अच्छी बात है, इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इस चीज का प्रोटेक्शन आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल नंबर 359, संविधान का अनुच्छेद 359, आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का 359 आपको ये प्रोटेक्शन देता है कि जो है आर्टिकल नंबर, जो प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी लगाते हैं तो 19 और 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर ये कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अभी इस बार के मैं बता देता हूँ, ये सारे जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी इस बार के सी सेट में आए हुए हैं। इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। जिनको इंग्लिश में देखना, इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी विद इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी विद इन इंडिया का पोजीशन क्या है? ये एक लीगल राइट है विद अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ये एक कानूनी अधिकार है जो केवल नागरिकों के लिए है। लीगल राइट है अवेलेबल टू एनी पर्सन, लीगल राइट है किसी भी व्यक्ति के लिए।
फंडामेंटल राइट है अवेलेबल टू द सिटीजंस ओनली, और नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट। चलिए बताइए इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, और फिर हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझिएगा और फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग कम बैक करते हैं। पहले कुछ पॉइंट समझिए इसके बारे में, फिर ये आपको चीज समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, देन यू कैन गिव मी द आंसर। ठीक है, फिर आप जो है आंसर दे पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पॉइंट क्या है। संपत्ति के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 19 के एफ क्लॉज में, आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में क्लॉज एफ के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो है आपको एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देखने को मिलता है। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, संविधान के प्रारंभ की अगर बात करें, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, तो संविधान जब शुरू में बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 19 एफ के अंदर जो है संपत्ति को खरीदने, उसको रखने, उसको खर्च करने और उसका निर्वहन करने का आपके पास अधिकार था। और इसी तहत संपत्ति के अधिकार, एक आर्टिकल नंबर 31 के भी अंदर पॉइंट मेंशन था कि आपसे आपकी संपत्ति जो है सरकार नहीं छीन सकती है, आपसे आपकी प्रॉपर्टी सरकार नहीं छीन सकती है, और अगर छीनती भी है किसी केस में तो प्रॉपर विधि या प्रॉपर लॉ के तहत जो है वो काम हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, आर्टिकल नंबर 12 टू लेके आर्टिकल नंबर 35 तक जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो इनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आपसे सरकार नहीं छीन सकती है। ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ चीजों को सस्पेंड किया सकता है, लेकिन सरकार आपसे नहीं छीन सकती है। तो ये तो आते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो हमारे अधिकारों की अगर बात करें, हमारे अगर अधिकारों की बात करें, तो एक तो हो गया हमारे पास मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद इनको जो है डिलीट करके हमारे देश के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 44वां संविधान संशोधन आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, मोरारजी देसाई जी की सरकार के 44वां संविधान संशोधन 1978 पेश किया गया। और इसके तहत इस चीज को यहां से खत्म करके इसको डाल दिया गया आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर, आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर। और ये कहा गया कि राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो है, प्रायोरिटी तौर पर देखा जाए तो संपत्ति आप रख सकते हैं, आपसे संपत्ति आपकी कोई नहीं छीनेगा। सरकार आपसे आपकी संपत्ति ले सकती है, गवर्नमेंट आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से जो है गवर्नमेंट को उसको आपको बताना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत जो है हर्जाना वगैरह या मुआवजा वगैरह होता है, जो कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन आपको कुछ ना कुछ हर्जाना वगैरह देना पड़ेगा। और आपसे आपकी प्रॉपर्टी को लेकर लोक हित में, जनहित में अगर कोई काम करना है तो उसके लिए जो है आपसे प्रॉपर्टी लेकर काम किया सकता है ना। सरकार को अपना बंगला बनवाना है या सरकार को किसी का गेस्ट हाउस बनवाना है एमपी का, और सरकार आपसे जमीन छीन के गेस्ट हाउस बना ले, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन है ये। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 से बाहर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इनको हम कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार। देखिए मतलब समझिएगा, यहां पर संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार ये आपको देखने को मिलेगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इसको हम लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो अधिकार होते हैं जो कि आपको जो है संविधान की तरफ से मिले हुए हैं। मतलब अगर आप 12 से 35 से बाहर हैं और आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अधिकार मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट मेंशन है, दैट मींस ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह है, एक संवैधानिक अधिकार की तरह है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है।
अब एक चीज और देखिएगा, एक हमारे पास लीगल राइट की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, लीगल राइट की अगर हम लोग फ्रेंड्स प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, लीगल राइट का मतलब हो गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार की अगर बात करें, ये अधिकार वो होंगे जिसको जो है, जो हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारी जो विधायिका या फिर जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब संसद है या विधान मंडल है, यहां से कानून पास कर कर अगर आपको कोई अधिकार दिया जा रहा है, तो ये तो होगा कानूनी अधिकार। अंतर समझिएगा, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप अंतर समझेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आएगा, तभी ये आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, जब तक यूपीएससी के आंसर की नहीं आती तब तक नहीं हम लोग एग्जैक्टली कह सकते। हाँ, लेकिन कुछ आंसर, कई सारे जो है मैंने वीडियोस जो है रेफर की, कई सारे कंटेंट मैंने रेफर्स किए, तो उसमें पॉइंट समझिएगा क्या है यहाँ पर। एक हो गया आपका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, सीधी सी बात आपको समझ में आ गया, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर है, तो फंडामेंटल राइट है। शुरुआत में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, तो मौलिक अधिकार तो नहीं होगा ऑप्शन में। पहला पॉइंट तो हमें सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर जो है क्लॉज जो है मेंशन है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार आज की डेट में अगर आप डिटेल में देखोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक दर्जा है इसको। हालांकि जब हम आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं या कानूनी भाषा में बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग जो है इसको जनरली हम लोग लीगल राइट कह देते हैं कि कानूनी अधिकार है, ठीक है भाई, सरकार इसे हमसे नहीं छीन सकती, लेकिन जो है बाकी लोग जो है हमसे जो है यहाँ छीन सकते हैं, ठीक। तो लीगल राइट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, कानूनी अधिकार की बात की जा रही है, ठीक। एक और होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स वगैरह होते हैं, मानवाधिकार वगैरह होते हैं, उनकी अभी बात नहीं, पहले तीन तरह के राइट्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स दैट वी आर सीइंग। कौन सा होगा? एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गया। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट उससे आपको नहीं छीन सकती डायरेक्टली। आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देता है। संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो अधिकार होंगे जिनको संविधान के अंदर मेंशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया। जैसे आर्टिकल नंबर 301 के अंदर आपको जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम टू डू देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, है ना, आप ट्रेड और बिजनेस वगैरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 300 के अंदर। लेकिन कुछ कानूनी अधिकार है, जैसे मातृत्व की अगर बात करें, है ना, मैटरनिटी लीव महिलाओं को मिलती है ना, जो महिलाओं को प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव वगैरह प्रोवाइड किया जाती है, तो एक कानूनी अधिकार के तहत है, वो एक लीगल राइट है ना, तो कानूनी अधिकार है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के अब हम यहाँ पर आंसर पर पहुंचते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन को, इसको हमने समझ लिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या है। अब हम लोग यहाँ पर आंसर की तरफ पहुंचते हैं, अब हमारा आंसर क्या होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, दैट वी बेसिकली वांट इन दिस वन। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की स्थिति पूछी जा रही है ना, तो संपत्ति के अधिकार की स्थिति की हम बात करते हैं। देखिए, संपत्ति के अधिकार की स्थिति पूछी जा रही है, अब इसमें फोकस करिएगा। पहला है, या एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो केवल नागरिकों को प्राप्त है बिल्कुल गलत है, और लीगल राइट की यहां पर बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। या एक विधिक अधिकार है या एक लीगल राइट है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ये ऑप्शन काफी हद तक सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा, सी पॉइंट की अगर बात करें, या मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार नहीं है, ये तो बात हम सभी को भाई पता चल गई, क्योंकि 12 से अनुच्छेद 35 के अंदर नहीं है। हाँ, जब संविधान को बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट नाउ द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, या ना तो मूल अधिकार है, ना तो मूल अधिकार है, दैट मींस फंडामेंटल राइट है, तो ये बात तो इतनी सही लिखी हुई है, ना तो मूल अधिकार, और साथ ही साथ ये लिखा है ना तो ये लीगल राइट है, और ना ही ये लीगल राइट है, ना ही ये क्या है, एक लीगल राइट है, ना ही ये एक कानूनी अधिकार है। बहुत सही बात कही इसमें, क्यों एक कानूनी अधिकार नहीं है? आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर ये बात मेंशन है, जिसको बाय लॉ नहीं बनाया गया है, ये एक संविधान के अंदर इस बात को मेंशन किया गया है, मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जो मैंने जितने भी जो है और जो है ऑनलाइन जो है सर्च किया, काफी लोग, कुछ लोग जो है बी की तरफ, ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है। और तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा यूपीएससी इसका आंसर क्या मानता है, वो मैं आपको बिल्कुल आगे चल के बताऊंगा जब आंसर की ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी। बट अभी की डेट में जो है मेजोरिटी जितने एक्सपर्ट्स हैं, है ना, मैंने कई सारी वीडियोस भी रिफर की, तो उसमें इसको जो है सही आंसर माना गया, तो आप भी इसको सही आंसर मानिएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया है सबको? ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग कपिल, गुड मॉर्निंग प्रेमन, गुड मॉर्निंग विकास, राम राम भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। सर जम्मू एंड कश्मीर में किस आर्टिकल के अंदर भी रखा गया, 370 के अंदर हटाने पर जो है अब वहां पर प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदने के लिए आपको कुछ स्पेशल क्लॉज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सर जी आर्टिकल 19 तो बस इंडिया के लिए है। हाँ आर्टिकल 19 बस इंडिया के लिए, लेकिन अब 19 से तो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म ही हो गया है ना। आर्टिकल नंबर 19 से तो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया है ना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से राइट टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया भाई। जब आर्टिकल नंबर 19 से राइट टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई जी की सरकार के समय जो है इस चीज को खत्म कर दिया गया। और जो संपत्ति को रखने का अधिकार था और संपत्ति आपसे कोई छीनेगा नहीं बाय लॉ, उस दोनों अधिकारों को, मतलब 31 और 19 का फर्स्ट का एफ क्लॉज जो है उस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया। और बिल्कुल उस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया, तो ये यहाँ पर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन तो आसान है, आप मेरे को पक्का जो है आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहले आप हिंदी में देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका इंग्लिश भी दिखा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ बिल्कुल अधीश्वर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल अधीश्वर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बताया, डी। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, अगर मैं, अब देखिए यही होता है, एग्जाम के लेवल से लेवल चीजें वेरी करती हैं। अगर यही क्वेश्चन जो है हम लोग एसएससी वगैरह में या बाकी किसी अदर एग्जामिनेशन में दे रहे होते, तो हम सीधे आंसर बी टिक करके आते, कोई टेंशन नहीं थी, अपने को नंबर मिल जाते। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी मान लेते इनकेस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी वहां पर बिल्कुल सही था, कोई टेंशन नहीं। आप लीगल लाइट जो है एसएससी वगैरह के पेपर है, लीगल लाइट लगा के कोई दिक्कत नहीं, वहां पर वो इतना माइन्यूट तरीके से नहीं चीजें से करते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो अ लिटिल बिट अ डिफरेंस इज दैट वन। चलिए क्वेश्चन को, इसको ध्यान से पढ़िए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़े हैं तो आप बिल्कुल इसका जवाब देंगे मेरे को। चलिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप इसको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, जो है शुरुआत में जो है स्टार्टिंग में इसका स्टेटस क्या था। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से एक पढ़ते हैं। पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण संप्रभुत्व एवं संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना है, अगर आप लोग एक बार इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कोई भी डाउट होगा तो इंग्लिश में रेफर करिए, बिल्कुल आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। What was the exact constitutional status of India on 26 of Jan 1950? जब संविधान को लागू किया गया तो उस समय इसका जो है स्टेटस क्या था, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये देखिए, ये एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम लोग अटेम्प्ट भी करते हैं इसको। जब हमारे देश में 42वां संविधान संशोधन 1976 आया, जब प्रियम्बल में कुछ बदलाव किए गए तो तीन शब्द जोड़े गए थे उसमें, है ना, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया और इंटीग्रिटी, वो शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सेकुलर शब्द जो है और ये सोशलिस्ट और जो सेकुलर शब्द जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तो संविधान में जब 1950 में लागू हुआ था तब नहीं था, इसको हमने बाद में जोड़ा है। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे गलत हो गए। ठीक, और ये कह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, और यहां पर कह रहा है कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
सोवरेन का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, भारत पर किसी और का नियंत्रण नहीं है, भारत बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और पूरी तरह से एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने। ठीक है, तो यहां पर सोवरेन वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर एंड मोस्ट एक्यूरेट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। कितने लोगों ने सही आंसर बताया है? अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछे, चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं, हिंदी में देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलेगा। यहां पर याद रखिएगा, अगर पूछा जाए वर्तमान समय में प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अगर यही पेपर में 26 जनवरी 1950 ना लिखता और वर्तमान समय में स्टेटस पूछ लेता, भारतीय संविधान की वर्तमान समय में स्टेटस क्या है, तो बिल्कुल है संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अरे भाई पढ़ लो तुम लोग, कहाँ जो है आराम से जो है, तुम लोग को पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, चलो सेशन पे फोकस करो थोड़ा सा। चलिए बताइए, ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं? देखिए ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब इतने सीरियस क्वेश्चंस हैं, तुम लोग अपना पता नहीं कहाँ किस दुनिया में व्यस्त हो। ठीक है, देखिए पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा सेशन पे फोकस करिए। हाँ बिल्कुल, यूपीएसआई के एग्जामिनेशन तक बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। एंड ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए कुछ को क्लियर होगा, कुछ को ऑल क्लियर होगा, तो जिनको ऑल क्लियर वो वीडियो जरूर दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आश्रय क्या है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो है मीनिंग क्या है? संवैधानिक सरकार का आश्रय क्या है? ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, आंसर क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ध्यान से पढ़िए, तो भारत का तो ये तो फ्लेवर आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, इंग्लिश में इसका क्या क्वेश्चन है, या इंग्लिश में ये आ रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स a representative government of nation with federal structure, with federal structure, government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys nominal powers, a government limited by the terms of the constitution, a limited terms that is limited by the terms of the constitution। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है या इंग्लिश हिंदी, चलिए दोनों आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। भाई एक आंसर बताना, दो दो आंसर नहीं बताना है। अरे भाई बाइलिंगुअल ही तो, ये अंग्रेजी लिखा, ये हिंदी लिखा, और कैसे होगा बाइलिंगुअल? कौन पूछ रहा बाइलिंगुअल है कि नहीं? मैं अभी, अच्छा किसी का मैसेज शायद आ रहा था और डिलीट हो गया। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, है ना? अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, है ना? पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा जिसमें सरकार के पास सारी शक्तियां हो, बिल्कुल गलत है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, एक सरकार जिसका मुखिया केवल नॉमिनल पावर एंजॉय करता है। तो राष्ट्रपति हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां पूरी तरह से नहीं देखने को मिलती हैं। एक फीचर हो सकता है बट इज नॉट दैट वन। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, गवर्नमेंट जिसका मुखिया जो है बिल्कुल नॉमिनल पावर एंजॉय करेगी, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर होगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, संवैधानिक सरकार की बात कर रहा है, संवैधानिक सरकार की बात कर रहा है।
तो एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल से प्रतिबद्ध हो, संविधान से पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर बात करें या XYZ कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार जो है संविधान से बड़ी नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ा, सबसे सर्वोपरि, सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, रूलिंग पार्टी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चाहे कोई भी हो। इनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान के हिसाब से ही हमारे देश में सभी कुछ होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें जो है सब कुछ सरकार जो है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकारों में बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। बिल्कुल विनोद, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हिंदी में देख लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ हम नहीं देख सकते। इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। थोड़ा सा एक फैक्चुअल डेटा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को बिल्कुल मिलेगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार आंसर देने की कोशिश करिए। एक बार मैं क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा देता हूं। पर जिसको इंग्लिश में करना हो इंग्लिश में भी, मैंने आज में ये सारी पीडीएफ, पिछले 2 क्लास की पीडीएफ और ये पीडीएफ, आज मैं सारी पीडीएफ एक साथ बिल्कुल इनको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सब टेलीग्राम लिंक पे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े तो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम लिंक बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिला हुआ है। वहां आप बिल्कुल जो है जुड़कर ये सारे क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, मतलब भारत रत्न की अगर बात करें, भारत का जो सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और पद्म की बात करें, पद्म, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया और पद्मश्री हो गया। ये तीनों अवार्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो पद्म पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और इसमें हमें क्या चाहिए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आने वाला क्वेश्चन जो है सारा हम चेक करते हैं, नहीं कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत अंतर्गत उपाधियां हैं। ठीक है, ये क्या है? उपाधियां हैं, ये अंतर्गत उपाधियां हैं। ठीक है, अगला, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार सस्पेंड किया गया है, एक बार निलंबित किया गया है। 1954 में इनको प्रारंभ किया गया था और इनको एक बार सस्पेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। मतलब एक साल में अगर कोई भारत रत्न दिए जा रहे हैं तो यहां कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 5 व्यक्तियों को ही यह भारत रत्न पुरस्कार जो है दिया जा सकता है एक साल में। अब जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन, Bharat Ratna and Padma Awards are titles under the Article 18(1) of the Indian Constitution. The first point. The second one, Padma Awards which were instituted in year 1954 were suspended only once. इनको केवल एक बार सस्पेंड किया सकता है. That is the next point. Next question. The number of Bharat Ratna award is restricted to the maximum of 5 within a particular year. एक साल में केवल 5 बार दिया जाएगा. और आपको चाहिए इनकरेक्ट आंसर, आपको चाहिए इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए इसके इससे इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग कम बैक करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें अगर आपको याद हो, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 18 है, आर्टिकल नंबर 18 है, आर्टिकल नंबर 18 के क्लॉज में जो है अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 18 के क्लॉज के अंदर है ना, उपाधियों का अंत, है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, उपाधियों का अंत।
किसकी बात की गई भाई? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, दैट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। इसका मतलब क्या है? जो संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में अंग्रेज जो है अच्छे से शासन करने के लिए, है ना, राजा महाराजा महाधिराज कुंवर, है ना, कुंवर प्रताप, ठीक है, शेर बहादुर वीर बहादुर सर, ये सब बड़ी बड़ी उपाधियां दिया करते थे और किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ फील कराते थे, किसी व्यक्ति को विशेष को ये उपाधि देकर उसको श्रेष्ठ फील कराते थे ताकि वो उनके लिए और मन से काम करता रहे। मतलब अंग्रेजों का मकसद ये था इन उपाधियों को देने का, या लोग उपाधियां लगाते थे, इसका मतलब ये था कि वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते थे। जैसे अगर आपने नाम के आगे लगा दिया राजा महाधिराजा, राजा महाधिराज लगा दिया आपने, ठीक है, या राजा शब्द लगा दिया, तो इसका मतलब आप सामने वाले व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहे हो। भले पैसा एक हो ना हो, लेकिन आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपके पूर्वज राजा वगैरह थे। तो संविधान का आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात कही गई है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी उसमें बताया गया है और उसका मकसद क्या है कि सभी लोगों में समाज में एक बैलेंस, एक समानता, एक इक्वालिटी जो है देखने को मिले। और इसके लिए अनुच्छेद 18 के अंदर क्या कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत का प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत रखा गया है। अब इसी के अंदर एक एक्सेप्शन डाल दिया गया है। एक्सेप्शन क्लॉज ये है कि अगर आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको कोई शैक्षणिक योग्यता, कोई शैक्षणिक जो है आपको योग्यता, या आपके पास कोई सेना की रैंक वगैरह है, कोई डिफेंस की तरफ से अगर आपको कोई रैंक मिलती है, उपाधि मिलती है, तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आप किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं दिखाता, वो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटी को श्रेष्ठ दिखाता है। जैसे आपने पीएचडी कर लिया, अब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो आप अगले बंदे से सुपीरियर इसलिए है क्योंकि नाम के आगे आपके डॉक्टर लगा और आपने डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, इसलिए आप सुप्रीम हो, है ना। अगला भी पढ़ाई कर ले, अगला भी नाम के आगे डॉक्टर लगा ले। अब मान लेते हैं आप नाम के आगे डॉक्टर राजा लगाते हो, अपने राजा महाराजा लगाते हो, मैं कितना भी पढ़ लूं, मैं राजा महाराजा थोड़ी कभी जिंदगी में लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा। तो इसी चीज के लिए क्रॉस को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आर्टिकल 18 में क्या क्लॉज है? उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक अच्छा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना, यहां हमें देखने को मिलेगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत आपको देखने को मिलेगा, उपाधियों का अंत आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक है, उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा और शैक्षणिक योग्यता वगैरह आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हुआ क्या, 1954 में, 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट फैक्चुअल है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं, तो पद्म पुरस्कारों की जो है शुरुआत की गई, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई। ठीक है, कि भारत रत्न सरकार की तरफ से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई। अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? 1954 में। 1954 में यह कहा गया कि भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को जो है दिया जाएगा। अब इस चीज को लेकर अगर आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखें कि कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 18 जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वायलेशन है। ये इनडायरेक्टली उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार दे रहे हो, तो असल में उपाधि दे रहे हो, है ना, आप उपाधि दे रहे हो, सो दैट्स इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट और ये आप नहीं दे सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 18 का ये साफ साफ आपको वायलेशन या फिर उल्लंघन आपको देखने को मिलता है। जब ये चीज चल रही थी तो उस समय जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे जेबी कृपलानी, उन्होंने इसका विरोध वगैरह भी किया, ये चीज बिल्कुल गलत है। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है, मोरारजी की देसाई की सरकार आती है, तो मोरारजी देसाई जी की सरकार जब 1977 में बनती है, ध्यान से सुनिएगा, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है, जिसकी मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जी की जब सरकार बनती है 1977 में, तो ये भारत रत्न, ये भारत रत्न और ये जो उपाधि है भारत रत्न और जो आपका जो पद्म अवार्ड है, पद्म सम्मान जो है, पद्म जो अवार्ड है, इनको दोनों को वो सस्पेंड कर देते हैं, इनको दोनों को सस्पेंड कर देते हैं, इनको सस्पेंड कर देते हैं। और ये सस्पेंड रहते हैं 2 सालों के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, सस्पेंड हो जाते हैं 2 सालों के लिए। मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है 1977 में, इसको क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था 2 सालों के लिए। फिर 1980 में इंदिरा गांधी जी की वापसी होती है
और इंदिरा गांधी जी आती है, इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनती है इमरजेंसी के बाद, जब इनकी सरकार गिर जाती है उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से जब प्रधानमंत्री बनकर उनकी वापसी होती है तो ये फिर से शुरू कर देती हैं। ये कहती नहीं इसको शुरू रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर से शुरू कर दिया जाता है, फिर से इसको शुरू कर दिया जाता है, ठीक। तो 1980 में इसको फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन आगे चल के फिर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर काफी विवाद हुआ। तो 1992 में लगभग 6 से 8 महीने के लिए, लगभग 6 से 8 महीने के लिए जब इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कहां सुनवाई चल रही थी? सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी तो इस पर कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि अभी सुनवाई चल रही, जब तक फैसला नहीं आता तब तक कुछ समय के लिए रोक लगा दो। तो 1992 के समय में जब सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए इस पर फिर से रोक लगा दी, ठीक है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जो है यहां पर जो है क्लैरिफाई किया कि असल में है क्या। अब सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर हमारे देश की अगर बात करें तो उपाधियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिफाई किया क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या है। उपाधियां और सम्मान, सम्मान मतलब ऑनर, ठीक है। उपाधियां जो टाइटल्स हैं, उपाधियां जो टाइटल्स हैं, उपाधियां जो टाइटल्स हैं ये निगेटिव कंटेक्स्ट में है। उपाधियां जो टाइटल्स हैं वो निगेटिव कंटेक्स्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो भारत रत्न और ये जो है, ये भारत रत्न और जो पद्म 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 सम्मान जो है, पद्म सम्मान जो है, ये उपाधियां नहीं है, है ना, ये उपाधियां नहीं है, निगेटिव कंटेक्स्ट में नहीं है। ये तो ऐसे लोग जो भारत के योगदान, भारत के जो है भारत देश को बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों को दिया गया एक सम्मान है, जो देश उन लोगों का आभार व्यक्त कर रहा है कि देश उन लोगों के लिए कृतज्ञ है, देश उनके लिए जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि भाई ठीक है कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया है, तो हम आपको एक सम्मान कर रहे हैं, एक ऑनर दे रहे हैं। और ये सम्मान जो है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में है, सम्मान जो है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का फाइनली डिसीजन दे दिया 1992 में, 1992 में ये फैसला फाइनली आ गया, तब से लेकर आज तक पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानों को रोका नहीं गया है। तब से लेकर आज तक पद्म भूषण और पद्मश्री जो सम्मान है अभी भी चले आ रहे हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कम बैक करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर कम बैक करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन पर कम बैक करते हैं और आंसर चेक करते हैं अपना, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, ऑनर है, सम्मान है, उपाधि नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां है, बिल्कुल गलत, उपाधियां नहीं है, ये क्या है, सम्मान है। तो पहला तो ऑप्शन आपको गलत मिल गया, पहला ऑप्शन आपको गलत मिल गया, तो पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए, बहुत अच्छा, 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार, ये कह रहे हैं केवल एक बार सस्पेंड किया गया, केवल एक बार निलंबित किया गया, ऐसा नहीं 2 बार किया गया है। एक तो 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार ने किया था और 1992 में कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो 2 बार किया था, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 है, ये गलत है, फैक्चुअल क्वेश्चन 5 नहीं है, अधिकतम आप 3 जो है भारत रत्न पुरस्कार दे सकते हैं एक साल के अंदर, तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट इन दिस वन, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ध्यान रखिएगा ये अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, सम्मान है। भाई आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करिए कि मेरे को ब्लॉक करने की जरूरत पड़े, ठीक है, आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करिए कि मेरे को ब्लॉक करने की जरूरत पड़े। ये कौन है, पिपिनी, ठीक है ना, आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करिए कि आप लोगों को ब्लॉक करने की जरूरत पड़े मेरे को, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही गौरव, आपका आंसर बिल्कुल डी था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर द इनकरेक्ट। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई, कब, 1954 में। 1977 में मोरारजी की देसाई जी की सरकार ने इसको सस्पेंड कर दिया, इसको सस्पेंड इस आधार पर किया कि इनको उपाधियां मान के जो है सस्पेंड किया गया कि भाई ये तो उपाधियां हैं, और संविधान के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों की अगर बात करें तो ये उपाधियां जो है ये गलत है। उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड रखकर इस पर केस पर सुनवाई की, इस पर जो है देखा इसको,
और इस चीज पर जो है क्लैरिफिकेशन पर आया कि सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है भारत रत्न या पद्म भूषण वगैरह ये जो सरकार की तरफ से जो ये दिया जा रहा है ये उपाधियां नहीं, ये क्या है, सम्मान है, ऑनर है, और देश किसी को भी ऑनर दे सकता है, सम्मानित कर सकता है। सो दैट इज कंसिडर्ड इन द केस ऑफ ऑनर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में उपाधियां नहीं है, क्या है, ऑनर है, सम्मान है। चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए आपको क्वेश्चन क्लियर है, दैट्स ग्रेट। चलिए तो ये हमें आंसर अच्छे से समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फाइनली हमें समझ में आ गया इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो तीनों इनकरेक्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन, मैं पहले हिंदी वाला आपको दिखा दूंगा क्योंकि आप ऐसे मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन शायद आपके हरियाणा पुलिस के एग्जामिनेशन में, नहीं, पेरोल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। पेरोल वाला क्वेश्चन आपके शायद हरियाणा पुलिस के पेपर में भी आया था, तो पेरोल क्या होता है। ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन देखिए, मैं इंग्लिश हिंदी अभी आपको दोनों में रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है और थोड़ा सा आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विद कंटेक्स्ट टू इंडिया इन द स्टेटमेंट्स को पढ़ना में। पहला है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट को की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। अगला, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। और पहला है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चलिए इंग्लिश में है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जुडिशियल कस्टडी मींस accused is in the custody with the consent of the magistrate such as accused is locked up in the police station not in jail। तो accused को पुलिस स्टेशन में रखा गया, जेल में नहीं रखा गया। दूसरा ऑप्शन, ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट विद द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। और इसमें से पूछा गया है which of the following statement is correct। हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आसान सा क्वेश्चन, आप काफी लोग इसमें से करेक्ट आंसर बिल्कुल बता सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से संविधान को पढ़ा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर अनुच्छेद नंबर 22 तक, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक जो है आपको आपके लिए फ्रीडम की बात की गई, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। जिसमें आर्टिकल नंबर 22 क्या है, आपको मनमाने तरीके से गिरफ्तारी से संरक्षण दिलाता है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्विक्शन की बात की गई है। मनमाने तरीके से गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। उसमें भी दो क्लॉज है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है और जो है एक निवारक निरोध कानून है और एक प्यूनिटिव डिटेंशन है। एक अपराध करने के बाद का कंडीशन, एक अपराध करने के पहले का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अपराध करने के बाद का सिनेरियो देखिएगा। अगर आप कभी भी किसी भी अपराध को, कोई भी क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है, तो अगर आप कभी भी कोई अपराध करते हैं तो जब कभी भी पुलिस आपकी गिरफ्तारी करने आएगी, पुलिस जब कभी भी आपको अरेस्ट करने आएगी, तो पुलिस बिना जो है कानून, बिना कारण बताए, बिना रीजन दिए आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसके लिए कहा जाता है कि वारंट पुलिस को दिखाना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, तो पुलिस आपको विदाउट वारंट जो है अरेस्ट नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी।
आपको कारण बता के गिरफ्तार किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात कही गई है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में या कोर्ट से रिलेटेड किसी पर्सन जो अथॉरिटी हो जिसके पास, जैसे मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर आपको पेश किया जाएगा। तो कहां पेश किया जाएगा? 24 घंटे के अंदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को आपको पेश करना है। इसमें छुट्टियों का समय, ट्रैफिक का टाइम, ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, तो पुलिस आपको समय से लेके निकल गई थी, लेकिन ट्रैफिक में इसको कुछ टाइम लग गया या संडे, सेकंड सैटरडे या कोई छुट्टियां पड़ गई, तो वो समय इसमें कंसिडर नहीं होता। मतलब अगर आपको पहुंचाने के लिए प्रॉपर सिचुएशन है तो उसमें 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। और तीसरा पॉइंट है, आपको मनपसंद वकील, आपके चॉइस का आपको लॉयर जो है चुनने की छूट है, और आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं जो आपके जो है बिहाफ पर आपका केस जो है उसकी सुनवाई करेगा। ये तीन बातें बताई गई हैं। क्या क्या है? 24 घंटे के अंदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। दूसरा, आपको जो है वारंट या कारण बता के गिरफ्तार करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि जो है, अगर अब मैं बात करूं तो आपको अपने मनपसंद वकील रखने की, लॉयर रखने की छूट है। ये तीन पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। जब पुलिस आपको जो है अरेस्ट करती है तो पुलिस आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट पूछेगा कि भाई इसने क्या किया है। तो मजिस्ट्रेट की ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उसका ये विवेकाधिकार होता है कि अब वो क्या करने वाला है। एक तो ऑप्शन उसके पास होता है आपको बेल दे दे। बेल मतलब आपने कोई ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध नहीं किया था तो आपको वो तुरंत बेल प्रोवाइड कर दे। बेल प्रोवाइड कर दे मतलब आपको छोड़ दे कि ठीक है आप घर जाओ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको घर भेज सकता है। ठीक। दूसरा, मान लेते हैं आपने कोई जो है कोई जघन्य अपराध कर दिया, किसी का मर्डर वगैरह कर दिया, या ऐसी कुछ कंडीशन है और पुलिस कह रही कि सर हम आपके पास 24 घंटे के अंदर तो आपको सामने लाना पड़ेगा, तो इसलिए सर हम आपके सामने ले आए हैं, लेकिन हमने अभी इनसे सही से पूछताछ नहीं की, सही से इंट्रोगेशन नहीं की है। तो आप इस अभियुक्त को, आप इस जो है विक्टिम को, इस व्यक्ति को हमें जो है पूछताछ के लिए दे दीजिए और पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए दे दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब पुलिस आपको अपने पास रखती है पुलिस कस्टडी के अंदर, तो उसमें जो पुलिस का जो हवालात होता है, जो पुलिस की जेल, जो पुलिस का जो है वो जो है हवालात होता है, जो थाना होता है, उसके अंदर आपको रखा जाता है। तो पुलिस की जेल में रखा जाता है, मतलब थाने के अंदर रखा जाएगा, या उनका जो कहीं ऑफिस वगैरह जहां बना हुआ है वहां आपको रखा जाएगा। तो पुलिस कस्टडी में अगर पुलिस आपको लेती है तो पुलिस आपको बढ़िया रखेगी, बढ़िया आपकी खातिरदारी करेगी और आपसे इंट्रोग्रेट करेगी, बिना किसी से परमिशन से आपसे जब कभी भी चाहे आपको पूछताछ करती रहेगी। ठीक। तो पुलिस क्या करेगी, अगर आप पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने आपको रख लिया तो आपको बढ़िया जो है हिसाब किताब आपका बढ़िया बनाएगी, फिटनेस बढ़िया बनाएगी। ठीक। तीसरा, जो मजिस्ट्रेट है या जो कोर्ट है वो आपको कह सकता है नहीं नहीं, उसको पता है कि पुलिस वालों को दूंगा तो पुलिस वाला इसको बढ़िया मारे पीटेगा, खाना भी नहीं देगा, इसको एक काम करते हैं, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। किसमें भेजते हैं? जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में। जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो होती है कोर्ट के नियंत्रण में, कोर्ट के कंट्रोल में होती है, वो कोर्ट की जेल होती है। उसमें पुलिस वालों की बिल्कुल भी नहीं चलती है, उसमें कोई भी काम जो है आप बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं कर सकते। तो अगर आपको भेजा गया है जुडिशियल कस्टडी के अंदर, तो जुडिशियल कस्टडी में आपको भेज दिया गया, तो आप आराम से जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार पिटाई आपकी नहीं करेगा, आप आराम से रहिए वहां पर। फिर कुछ दिन बाद कहेगी सर, पुलिस कहेगी कि सर आपने तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, कुछ दिन बाद पुलिस कहेगी सर पूछताछ के लिए इनको ले जाना है। तो पुलिस कहेगी सर हमें रिमांड पर दे दो। अगर आप न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, अगर आप जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, तो पुलिस आपसे कुछ दिन बाद कहेगी कि सर हमें इनसे पूछताछ के लिए हमको जो है इनको हमें रिमांड पर दे दो। तो 14 दिन की 15 दिन की वैसे मैक्सिमम रिमांड होती है, हार्डली 14 दिनों के लिए दिया जाता है। तो कोर्ट जो है अपने हिसाब से आपको 4 दिन की रिमांड पर भेज दे देगा, आपको पुलिस को 5 दिन की रिमांड पर दे देगा। और रिमांड पर जब पुलिस ले आती है तो बढ़िया खातिरदारी करेगी और बढ़िया आपसे पूछताछ करेगी। तो आपको दो तरह के नियम देखने को मिल रहे हैं। एक आपको देखने को मिल रहा है न्यायिक हिरासत, जिसको हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, जिसमें आप कोर्ट की जेल के अंदर रहेंगे और उसमें पुलिस आपसे कोई पूछताछ वगैरह कुछ नहीं करेगी, पहला। दूसरा जो है आपको देखने को मिलता है पुलिस कस्टडी में पुलिस आपकी बढ़िया फिटनेस बनाएगी, बढ़िया पूछताछ करेगी, उसको किसी की कुछ नहीं सुननी है और अंदर वो बढ़िया आपकी सेवा पानी करेगा, खातिरदारी करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन। पहला, न्यायिक हिरासत मतलब यहां पर बात हो रही है किसकी? जुडिशियल कस्टडी की। ध्यान से देखिएगा, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त जो है संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ठीक है, कोर्ट की हिरासत में, जो कंसर्न जो कोर्ट का बंदा है उसकी हिरासत में है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। बिल्कुल गलत है भाई, इसको जेल में रखा जाता है, पुलिस हवालात में नहीं, क्योंकि बात किसकी हो रही है? न्यायिक हिरासत की, जुडिशियल कस्टडी की। और जुडिशियल कस्टडी में
आपको स्टेशन के, पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं रखा जाता, आपको रखा जाता जेल में, और ये कह रहे हैं ना कि जेल में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक, पहला ऑप्शन गलत है, आप सभी को समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, न्यायिक हिरासत के दौरान, न्यायिक हिरासत के दौरान मतलब जुडिशियल कस्टडी, जब आप जुडिशियल कोर्ट की कस्टडी में, मामले में प्रभारी पुलिस, जो पुलिस अधिकारी है, वो न्यायालय की अनुमति के बिना, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति जो सस्पेक्ट है उससे पूछताछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, सेकंड पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस केस में हमें जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। तो ये देखिए, आपने आर्टिकल नंबर 22 पढ़ा था, और आप लोग भविष्य में पुलिस के पेपर भी देने वाले हैं, और पुलिस के पेपर भी हैं आप लोगों के, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल नंबर 22 से जुड़ा हुआ क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन भी होता है जिसमें आप कोई अपराध किए नहीं किए हैं तो उससे पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसमें कोई वकील वगैरह आपको नहीं मिलेगा, और आपको लगभग 3 महीने तक या फिर उससे आगे कुछ समय तक बढ़ा के भी आपको रखा जा सकता है जेल के अंदर। तो वो क्लॉज भी होता है, उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, थोड़ा सा टाइम जो है लिमिटेड है,